नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। भारतीय राजशास्त्र के अंतर्गत मनु, भीष्म, शुक्र आदि राजशास्त्रियों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित शरीर के रूप में की गई है जिसके 7 अंग होते हैं। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों की मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया है, इस शरीर रूपी राज्य में राजा सिर, अमात्य आँख, सुहृद कान, कोश मुख, बल मन, दुर्ग हाथ है और राष्ट्र पैर है। इन विद्वानों के समान ही कौटिल्य ने भी राज्य को 7 प्रकृति युक्त माना और ये 7 प्रकृतियों को ही सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। आज हम सप्तांग सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला है स्वामी। कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रधान अंग है और राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ही उन्होंने स्वामी का नाम दिया है। स्वामी से उनका अर्थ आदेश देने वाले या शासन करने वाले से है। उनके अनुसार राजा में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे विनय, विवेक, ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, प्रज्ञा के पोषण और रक्षण की क्षमता, शत्रु मित्र का ज्ञान आदि उनमें होना चाहिए। वह चरित्रवान हो, संयमी हो। दूसरा अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री। कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी कहा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पे नियुक्त करे। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श के उपरांत ही करें। फिर बच्चों जनपद। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि और वर्तमान काल में जिसे हम जनता और भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए जनपद का नाम दिया है। प्लेटो और अरस्तु की भांति कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों का अलग अलग वर्णन भी किया है। उनका मत है कि जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी और संपन्न होनी चाहिए। भूमि के विषय में वे कहते कि वह हर प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग और पर्वत होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है बच्चों दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग को भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना है। उनके अनुसार दुर्ग राज्य की रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक होता है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिनमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी हो और पानी, भोज्य सामग्री और बारूद का उचित प्रबंध हो। दुर्ग 4 प्रकार के होते। औदिक जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हो, पार्वत जो पर्वतों के बीच हो, धानव जो निर्जन मरु प्रदेश में हो, वन दुर्ग जो वनों के बीच में हो। कौटिल्य का मत है कि औदिक दुर्ग और पार्वत दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कोश। कोश बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, स्वामी के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा पूरा कोश और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया कि वह कोष संग्रह के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरी निगरानी और नियंत्रण रखे। नेक्स्ट है बच्चों दंड अर्थात सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का कथन है, जिस राज्य के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भली भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी तथा राष्ट्र प्रेमी होनी चाहिए और सैनिकों को युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण मिलना चाहिए और सेना को अनुशासन में रहना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। उसके अनुसार मित्र आनुवंशिक होना चाहिए और वह ऐसा हो जब सहायता की आवश्यकता पड़े तो वह हमारी सहायता कर सके। कौटिल्य को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्हें अपने सप्तांग सिद्धांत द्वारा राजशास्त्र और राज्य संस्था को अधिक लौकिक तथा धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया। स्मृतिकारों और वेदों ने तो राजाओं के पुरोहित को व्यावहारिक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया था, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पुरोहित
पद की चर्चा बहुत कम है और राज्य के 7 अंगों में उसे स्थान न देकर कौटिल्य ने उसका महत्व कम कर दिया। अब है बच्चों नेक्स्ट मंत्रिपरिषद। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद और अमात्य जो बात कही थी वो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड ये है। मंत्रिपरिषद को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि मंत्रियों के साथ विचार करके ही राजा को कार्य करना चाहिए। अब उसमें वह गोपनीयता को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। कौटिल्य के अनुसार गुप्त रहना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर वो गुप्त नहीं रहती मंत्रणा तो वो अच्छा नहीं है। वे कहते थे कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट कर रहता है, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बाहर करता है, उसी प्रकार राजा को मंत्र का गोपन अथवा प्रकाशन करना चाहिए। मंत्रणा को गुप्त रखने के लिए मंत्रणा स्थान इतना गुप्त और सुरक्षित होना चाहिए कि वहाँ की बात कोई भी नहीं सुन सके। मंत्रणा के बाद जब कोई निर्णय हो जाए तो उसे कार्य रूप में परिणित करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। फिर है बच्चों मंत्रिपरिषद का गठन। तो मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मंत्रियों की योग्यता पर दिया है। इस संबंध में उन्होंने बहुत कठोर और उच्च स्तर निर्धारित किए हैं। उनका विचार है कि सभी प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं से युक्त निष्कलंक व्यक्ति को ही मंत्री बनाना चाहिए। हालांकि मंत्रियों की संख्या उन्होंने कोई डिसाइड नहीं की, लेकिन फिर भी 8 से 12 वो मानते हैं कि इतना तो रहनी चाहिए और उनको वेतन भी पर्याप्त मिलना चाहिए। फिर मंत्रिपरिषद पे उन्होंने राजा के नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना। राजा सामान्यतः मंत्रिपरिषद के कार्य जो है बहुमत के आधार पर करे, किंतु मंत्रिपरिषद की मंत्रणा कार्य सिद्धि कर प्रतीक न होने पर राजा अपनी इच्छानुसार कार्य भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य अच्छे से जानता था कि मंत्रियों पे भी नियंत्रण रखना आवश्यक है। कौटिल्य का कथन था कि यदि राजा ऐसे कार्यों में लग जाए जो प्रजा के लिए अहितकर हो तो मंत्रियों को यह अधिकार है कि वे इसके विरुद्ध उठ खड़े हो। कौटिल्य ने राजा को ऐसी परिस्थितियों से बचने की अवश्य ही सलाह दी है जिससे कि विद्रोह हो जाए। कौटिल्य ने स्वयं मौर्य साम्राज्य के महामंत्री के रूप में जिस प्रकार से कार्य किया है उससे भी राज्य व्यवस्था में महामंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका का महत्व नितांत स्पष्ट हो जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।